आज हम चर्चा करने आए हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंख से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। एक, जीवाणु। नंबर दो, कवक। नंबर तीन, प्रोटोजोआ। नंबर चार, शैवाल। इनके अलावा भी विषाणु पाए जाते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु परपोषी होते हैं, ये किसी के शरीर में जाकर अपना परिवर्धन करते हैं। इनकी वजह से जुकाम, इन्फ्लुएंजा, जिन्हें आप फ्लू कह सकते हैं, खांसी, पोलियो और खसरा जैसे रोग होते हैं। मलेरिया और अतिसार, अतिसार को दस्त भी कहते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। टाइफाइड और क्षय, टीबी, ये जीवाणुओं से होते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, यह एक सोचने वाली बात है। तो जब सूक्ष्म जीवों की हम बात करें, सूक्ष्म जीव बर्फीले शीत से गर्म स्रोतों तक, मरुस्थल से दलदल तक और सजीवों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव आश्रित होते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं तो कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहते हैं। आइए हमारे ऊपर इनका क्या प्रभाव होता है, सूक्ष्म जीव और हम बातें करते हैं। हमारे जीवन के उपयोग के आधार पे सूक्ष्म जीव दो तरह के होते हैं, मित्र सूक्ष्म जीव और शत्रु सूक्ष्म जीव। मित्र सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। यह हमारे लिए एक मित्रवत व्यवहार करता है। जीवाणु और यीस्ट की मदद से चावल के आटे को क्योंडन द्वारा इडली व डोसा तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए औषधियां निर्माण में सहायता करते हैं। एंटीबायोटिक, जिन्हें आप प्रतिजैविक कह सकते हैं, वे औषधियां जो बीमारी में के सूक्ष्म जीवों को नष्ट या उनकी वृद्धि को रोक दे, प्रतिजैविक कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। ये प्रतिजैविक औषधियां भी जीवाणुओं और कवकों से ही बनती हैं। कुछ नाम है, कुछ उदाहरण आपके लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज जब हुई थी तो सर्वप्रथम एंटीबायोटिक के क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। वैक्सीन या टीका, जब रोग के कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और शरीर भविष्य में इसको याद भी रखता है। शरीर की इसी खूबी का उपयोग करते हुए वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। वैक्सीन या टीके में मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उनके अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारकों को नष्ट कर देती है और ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बने रहते हैं। जब कभी वैसे ही रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहती है। उनसे कैसे लड़ा जाए, ये वो सदैव याद रखती है। हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस तथा पोलियो के टीकों के नाम आपने सुने भी होंगे और बचपन में आपके लगाए भी होंगे। इन सूक्ष्म जीवों की मदद से मिट्टी की उर्वरा में वृद्धि की जाती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इन्हीं के द्वारा होता है। मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन और कर उनकी उर्वरा में ये वृद्धि कर देते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, ये सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और ये पदार्थ अन्य पौधे और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग में लिए जा सकते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हानिकारक और दुर्गंध युक्त पदार्थों का निम्नीकरण करके ये हमारे लिए पर्यावरण का शुद्धिकरण कर देते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग पैदा करते हैं। इस कारण इनको रोगाणु या रोग के कारक भी कहते हैं। ये श्वास, पेय, जल और भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोग पैदा करते हैं। इनके कुछ रोग संचरणीय होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे हैजा, जुकाम, क्षय और चिकन पॉक्स। जंतुओं के अलावा ये अपना प्रभाव पौधों पे भी डालते हैं। पौधों में भी कुछ रोग होते हैं, जैसे नींबू का कैंकर रोग जीवाणुओं से होता है, गेहूं की रस्ट रोग कवक से होती है और भिंडी का पीत रोग वायरस से होता है। भोजन विषाक्त, फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्त। सूक्ष्म जीव भोजन के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बना लेते हैं। जब हम ऐसे भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसी कारण भोजन का परिरक्षण करना आवश्यक है। भोजन का परिरक्षण रासायनिक उपाय के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 2 नमक से कर सकते हैं। नंबर 3 चीनी से कर सकते हैं। नंबर 4 तेल व सिरका से कर सकते हैं। नंबर 5 गर्म व ठंडा करके कर सकते हैं। नंबर 6 भंडारण और पैकिंग के द्वारा किया जा सकता है। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटासल्फाइड रासायनिक। उसके अलावा नमक के द्वारा मांस और मछली को ढक के रख दिया जाता है, उसका परिरक्षण होता है। चीनी के द्वारा जैम और जेली, तेल के द्वारा अचार, गर्म और ठंडा करके हम दूध का परिरक्षण करते हैं। भंडारण और पैकिंग में वायुरोधी सील के द्वारा पैकेटों में कर लिए जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा हो जाती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। राइजोबियम जैसे जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है और नाइट्रोजन गैस की सभी सजीवों को आवश्यकता होती है, जो प्रोटीन में, पर्णहरित में, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के रूप में उपस्थित होते हैं। पौधे और जंतु वायुमंडल की नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते। वे मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु रहते हैं और जैसे नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार यौगिकों में बदल दी जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से अपने जड़ों के माध्यम से कर लेते हैं। इस नाइट्रोजन का उपयोग करके प्रोटीन और अन्य यौगिक बना लेते हैं, जिन्हें पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु काम में ले लेते हैं और इस तरह नाइट्रोजन उनके शरीर में चली जाती है। जब ये पौधे और जंतु मर जाते हैं तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को फिर से नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं और पौधे पुनः इनको प्राप्त कर लेते हैं। ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। साथ ही कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल में भेज देते हैं और इस तरह नाइट्रोजन है वो स्थिर रहती है। ये नाइट्रोजन का चक्कर होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।